हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम राजा मिश्रा एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इवोल्यूशन ऑफ इंजन एंड इवोल्यूशन ऑफ मशीन्स। उसमें क्या क्या टाइम के साथ एडवांसमेंट आई हैं, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुई है और कितना चेंज हुआ है इंजन इन इतने सालों में। सबसे पहले इंजन या फिर कोई भी ऐसी मशीन जिसके थ्रू हम लोग आउटपुट निकाल सकते थे, वो बनाई गई थी 16th सेंचुरी में, स्टार्टिंग ऑफ 16th सेंचुरी अप्रॉक्स। उसमें 500 साल हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को 500 साल की जर्नी कंप्लीट करके इसमें बताऊंगा कि क्या उसका प्रोटोटाइप था, सबसे फर्स्ट मशीन बनी थी जिसके थ्रू हम लोग आउटपुट लेते थे, उसका क्या डिज़ाइन था, कब बनी थी और उससे कैसे वर्क आउटपुट लिया जाता था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो मेरा इस चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे इंजन ने 500 साल में अपने आप को कितना एडवांस किया है और उससे हमारी ह्यूमन लाइफ को कितना ज़्यादा ईजीनेस प्रोवाइड हुई है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। स्टार्टिंग में पहले मैं आपको कुछ स्टोरी कवर कर देता हूँ जिसके थ्रू आप लोगों को सही से समझ में आ पाएगा कि कैसे कैसे बनाने का आइडिया आया इन लोगों को। इंसानों ने कैसे एक आइडिया डेवलप किया और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके एक मशीन तैयार की। सबसे पहले जब भी इंसानों को कोई ना कोई काम करना होता था, या तो वो खुद से करते थे या फिर थोड़ा एक ग्रुप बना लेते थे, जिसकी वजह से हम लोग काम को डिवाइड कर लेते थे या फिर हमें उसका आउटपुट भी अच्छा मिल जाता था। लेकिन जब इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू किया तो उस टाइम उन्हें समझ में आया कि इंसानों के कंपैरिजन में जानवर थोड़ा ज़्यादा वर्क लोड उठा सकते हैं और थोड़े ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन तक वो काम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने खेती के लिए बैल को, या फिर हमें कहीं पर जल्दी पहुंचना होता था तो हम घोड़े को यूज़ में लेते थे, या फिर अगर ज़्यादा हैवी वेट हम लोगों को लिफ्ट करना होता था तो भी हम लोग जानवरों को ही यूज़ करते थे। लेकिन हमारा मतलब इंसानों का जो नर्वस सिस्टम होता है उसी टाइप से भी जानवरों का भी नर्वस सिस्टम होता है। जैसे हम लोगों को थकान फील होती है उसी टाइप से जानवरों को भी थकान फील होती है। तो ज़्यादा देर तक वो लोग काम नहीं कर सकते थे जितना कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इन सब चीज़ों ने इंसानों की लाइफ को काफ़ी ईजी कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान इस वर्क आउटपुट से उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। तब जाके उन्होंने एक व्हील का, एक पहिए का आविष्कार किया, जिसकी वजह से उनको ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हुई। ट्रांसपोर्टेशन में बैलगाड़ी का यूज़ करने लगे, घोड़ा गाड़ी का यूज़ करने लगे, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक काफ़ी ज़्यादा लोगों को लेके या फिर काफ़ी ज़्यादा सामान के साथ जा सकते थे। पहले होता था कि सिंगल पर्सन या फिर मोस्टली 2 लोग जा सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं। जब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ तो उन्हें लगा कि हमें थोड़ा और वर्क आउटपुट की भी ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा अपना ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तब जाके उन्होंने 16th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें ना किसी ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती थी, ना ही किसी जानवर की इन्वॉल्वमेंट होती थी। वो ऑटोमेटिकली खुद से ही ऑपरेटेड थी और उस मशीन का डिज़ाइन कुछ ऐसा था। इसका नाम रखा गया था वाटर व्हील सिस्टम। ये एक पानी पे या फिर नदी में लगाई जाने वाली मशीन थी। इसमें जो पहिया दिख रहा है, इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक मेजर्ड डिस्टेंस पे कुछ विंग्स लगाए गए या फिर बोला जाए कुछ ब्लेड्स लगाए गए, जिनकी वजह से जब पानी से टकराता था तो ये पहिया ऑटोमेटिकली रोटेट होने लगता था। जब ये रोटेट होता था तो इसको एक रोप या फिर चैन के थ्रू वेट लिफ्टिंग में यूज़ कर लेते थे। अब हम आपको इसको बता रहे हैं प्रॉपर एक कॉपी पेन के थ्रू कि कैसे ये वर्क करती थी और इसको कैसे मॉडिफाई किया गया था। मैंने सारे डायग्राम बना दिए हैं। अब आपको बताऊंगा कि 1 बाय 1 उसमें कैसे एडवांसमेंट आया और किस पर्पज़ के लिए कैसे वो चीज़ डेवलप की गई।
अब समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वाटर व्हील सिस्टम बनाया गया, जो कि एक नदी के ऊपर या फिर बांध के ऊपर बनाया जा सकता था। पहले बांध तो नहीं बनाए जाते थे, उतना मतलब नहीं लोगों को पता था कि कैसे बांध बनाना है या कैसे, तो उन्होंने नदी के ऊपर छोटे छोटे बांध बनाए। सीमेंटेड या कंक्रीट उस टाइम तो कोई इन्वेंशन हुआ नहीं था उसका, तो उन्होंने छोटे छोटे डैम बनाए और उनके ऊपर वाटर व्हील सिस्टम जैसा एक व्हील बनाया, जिसमें ये ब्लेड्स लगे हुए हैं हल्के तिरछे। जब इस पर पानी पड़ता था तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता था, इस टाइप में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता था। उस टाइम पे क्या होता था कि जो ये साफ्ट है, यहाँ पे एक साफ्ट मतलब एक लकड़ी या फिर एक रॉड जैसी अटैच होती थी पीछे को, वहाँ पे जाके कुछ वेट जो हमें लिफ्ट करना होता था, वहाँ पे हम वेट को लिफ्ट कर सकते थे, या फिर पानी को हमें लिफ्ट करना होता था, पानी हमें खींच के सिंचाई के लिए यूज़ करना, जो भी पर्पज़ होता था हम यहाँ से फुलफ़िल कर लेते थे। ये हो गया था वाटर व्हील सिस्टम। एक बार फिर क्या हुआ कि गांव में बहुत ही तेज़ आंधी आई, आंधी तूफान इतनी तेज़ आया कि उसकी वजह से ये जो वाटर व्हील सिस्टम था ये टूट गया। तब उन्हें पता चला कि एयर के अंदर इतनी पावर होती है, जिसने हमारे वाटर व्हील सिस्टम को इतनी हमने मजबूती से बनाया वो भी तोड़ डाला। तो उन्होंने सोचा कि जैसे हमने वाटर व्हील सिस्टम बनाया वैसे ही हम एक विंड मिल क्यों ना बनाए। पहले उन्होंने विंड मिल एक नाम नहीं डिसाइड किया था, लेकिन उन्होंने सोचा एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसकी वजह से हम लोग एयर के जो वेव होती है, एयर की इतनी स्पीड होती है, उसको भी हम लोग यूटिलाइज़ कर सकें एक अलग एनर्जी सोर्स में। तो उन्होंने एक विंड मिल बनाई। ये सब चीज़ 16th सेंचुरी में ही चल रही थी। जब एयर इसके विंग्स में टकराती थी तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता, और इसके नीचे जो ये गियर और ये पुली जैसी भी लगी होती थी उसके पास तक ये पावर को सप्लाई कर देता था। तो रस्सी का यूज़ करते थे, तो रस्सी से उन्होंने एक पुली को बांध रखा था जहाँ पे हम लोग फिर से इसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लेते थे। लेकिन इसके ड्रॉबैक जो थे, ड्रॉबैक ये थे कि ये दोनों जो चीज़ें थीं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ही परफेक्ट थीं। जैसे ये वाटर व्हील सिस्टम था, ये नदी या फिर जहाँ पे भी ज़्यादा पानी फ्लोइंग वाटर होता था वहाँ पे ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते थे। एक कोई ओपन लैंड एरिया में हम लोग इसको नहीं यूज़ कर सकते थे। और वैसे ही ये जो विंड मिल सिस्टम है इसको भी हम लोग ऐसी जगह पे ही यूज़ कर सकते थे जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं। जैसे हमारा जो भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते थे। अदरवाइज़ जहाँ पे कम हवाएं चलती हैं या फिर हवा उतनी तेज़ नहीं आ पाती है वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तब जाके कुछ टाइम बाद उन लोगों ने और भी ज़्यादा चीज़ों पे रिसर्च की, तो उन्होंने एक चीज़ देखी। एक पतीला है, वो आग के ऊपर रखा है, उसमें पानी भरा हुआ है और उस पतीले के ऊपर पानी भरा है इसमें, और उसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई है। तो जब ये पानी गर्म हो जाता है तो यहाँ से हल्की हल्की सी भाप निकलती है और ये प्लेट को हटा देता है। ये इन्वेंशन किसका था? अगर आपको उनका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये किसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था? अगर आप में से कोई भी उनका नाम बताता है, जितने भी लोग बताएंगे उनकी कमेंट को मैं पर्सनली लाइक करूँगा और उनकी कमेंट्स को मैं हाईलाइट भी करूँगा। इंजन ये जो भाप के थ्रू ये हटा देता था प्लेट को, तो उन लोगों ने सोचा स्टीम में इतनी पावर होती है, ये प्लेट को तक हटा देता है इसके ऊपर। तो उन्होंने एक वेट रखा, एक ईंट उठा के इसके ऊपर रख दी और देखा कि अब हटा पाएगा या नहीं हटा पाएगा। उन्होंने फिर से देखा कि ये उस ईंट को तक हटा दे रहा है, इसमें इतनी एनर्जी डेवलप हो जा रही है, इतना धीमे धीमे स्टीम में पावर हो जाती है जो कि ये प्लेट को हटा देता है और प्लेट के ऊपर रखे हुए वेट को तक हटा देता है। तब उन्होंने सोचा कि इसको भी क्यों ना हम लोग यूटिलाइज़ करें। तो उन्होंने एक स्टीम इंजन बनाया। स्टीम इंजन कैसा था कि उन्होंने ऐसा कुछ एक सिस्टम बनाया जिसमें नीचे पानी रखा था, यहाँ पे उसके नीचे आग जल रही है, आग इस पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करती थी और स्टीम धीमे से यहाँ से निकल के ये जो पिस्टन लगी हुई है या फिर एक ऐसा ब्लॉक जो ऊपर स्टीम को नहीं निकलने देता, यहाँ से ऊपर नहीं निकलने देता था, तो स्टीम की वजह से ये जो पिस्टन होती थी ये ऊपर की तरफ पुश हो जाती थी। जब ये ऊपर जाती थी तो जो हमें वेट है उसको हम कहीं ना कहीं ये जिस फॉर्म में हमको उसे यूज़ करना है उसको हम यूज़ कर लेते थे। तो ये थर्ड टाइम था जब हम लोगों ने स्टीम इंजन को डेवलप कर लिया था। स्टीम इंजन डेवलप किया गया था, कौन सी सन में इसको डेवलप किया गया था वो बताना, और किसने इसको इन्वेंट किया था उस साइंटिस्ट का नाम आप लोग बताइए तो मैं आप लोगों को जानूँ। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक स्टीम की बात। अब जब स्टीम इसके अंदर चली गई, नीचे कैसे है, तो हम लोग इसमें ठंडे पानी की सप्लाई करते थे। ठंडे पानी की सप्लाई की, स्टीम ठंडी हो गई तो ये नीचे वापस पानी में कन्वर्ट हो जाती थी स्टीम, तो वापस से इसी में आ गई।
जिसकी वजह से पिस्टन वापस नीचे आ जाती थी और इस ठंडे पानी को हम लोग कहीं ना कहीं से इसको निकाल लेते थे। यहाँ तक तो बात हो गई थी स्टीम इंजन की, और स्टीम इंजन को ही हम लोगों ने आगे चल के इतना थोड़ा मॉडिफाई कर लिया था जिसकी वजह से हम लोग ट्रेन में इसको यूज़ करने लगे थे। और जब ट्रेन में हम लोगों ने ट्रेन का इन्वेंशन कर लिया था उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे होने लगा था। हम लोग किसी भी पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा लेते थे। बहुत ही बड़े स्केल पे हम लोगों को ये सब चीज़ें मिलने लगी थी आसानी से। यही स्टीम इंजन को हम लोगों ने कुछ मॉडिफाई किया था, तब हम लोग टरबाइन में इसका यूज़ करने लगे। अभी तक हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन मतलब आईसी इंजन जो होता है उसकी तरफ नहीं आए थे। अभी तक हम लोग सिर्फ टरबाइन पे, गैस इंजन पे या फिर अलग अलग ऐसे इंजन्स जिसको हम लोग पावर जनरेशन में या फिर पावर सोर्स के लिए यूज़ कर सकते थे, वही सिर्फ बनाना सीख पाए थे। लेकिन जो ये सब चीज़ें चल रही थी, इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट में 100 से 150 साल तक का टाइम कंज्यूम हो चुका था। उस टाइम तक लोग समझ गए थे कि हम लोग एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तब जाके एक साइंटिस्ट जिन्होंने लास्ट ऑफ 17th सेंचुरी मतलब 17वीं शताब्दी के बिल्कुल लास्ट टाइम पे एक ऐसा इंजन बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया था इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो ये पिस्टन है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें क्या था कि ये पिस्टन है, यहाँ पे पानी है, लेकिन जो फायर चल रही है वो बाहर साइड को चल रही है। वही चीज़ अगर इसके अंदर परफॉर्म होने लगे तो वो हो जाएगा इंटरनल कंबशन इंजन। 1794 में रॉबर्ट स्ट्रीट ने इंटरनल कंबशन के आइडिया को प्रपोज किया। तो उस टाइम पे उन्होंने पेटेंट भी करा लिया था कि इंटरनल कंबशन इंजन कैसे वर्क करेगा, कैसे हमारा आइडिया काम करता है। पेटेंट कोई भी करा सकता है, कोई भी अगर आपके पास आइडिया ऐसा यूनिक आइडिया हो तो आप उसको पेटेंट करा सकते हैं। इसमें आइडिया ये था कि एक व्हील होगा जिसको हम लोग रोटेट कराएंगे। रोटेट कैसे कराएंगे, ये एक पिस्टन है, इसी के पास हम लोग कहीं पे इसको एनर्जी यहाँ पे चीज़ जलाएंगे जिसके थ्रू एनर्जी डेवलप होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी की वजह से हम लोग इस पिस्टन को मूव कराएंगे आगे पीछे के लिए। और जब ये पिस्टन आगे पीछे मूव कर रही होगी तो एक व्हील और होगा जो इससे कनेक्टेड होगा, वो सप्लाई करेगा पावर को जहाँ पे हमें यूज़ करनी है। ये होगी इंटरनल कंबशन का मेन पर्पज़, क्या करना था उसमें। लेकिन रॉबर्ट स्ट्रीट ने सिर्फ इसके आइडिया को प्रपोज किया था, उसका पेटेंट करा, लेकिन उनके पास कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं थी जिस पे वो वर्क करके इसको और भी आगे तक इम्प्लीमेंट कर पाते। तो 1700 उसी टाइम पे 4 साल बाद 1798 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन स्टीवन, उन्होंने एक डिज़ाइन ऐसा बनाया जो इंटरनल कंबशन इंजन के फील्ड में मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने एक ऐसा डिज़ाइन बना के दे दिया कि जो अब इस पे वर्क करो जाके, इस पे आपको जो भी 1794 में रॉबर्ट स्ट्रीट के थ्रू पेटेंट कराई गई थी चीज़, मतलब कैसे वर्क करेगा, वो आप इस पे अगर परफॉर्म करोगे तो 100% आउटपुट मिलेगा। उन्होंने ये बात बोल दी, 100% आउटपुट मिलेगा। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ गड़बड़ थी कि हम लोग इसमें फ्यूल कौन सा यूज़ करेंगे। उन्होंने रॉबर्ट स्ट्रीट ने ये तो बता दिया था कि इसमें हम लोग कोई लिक्विड फ्यूल यूज़ करेंगे, कोई ऐसा द्रव्य यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हम लोग एनर्जी को निकाल सके, प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा फ्यूल यूज़ करें, जिसकी वजह से 10-20 साल तक तो इस पर यही रिसर्च होती रही कि हम लोग इसके अंदर फ्यूल कौन सा यूज़ करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद ये पता चला कि अगर हम लोग हाइड्रोजन और एयर को मिक्स करके इसमें सप्लाई करें और उसके बाद हम लोग उसको बर्न आउट कराएं, मतलब कंबशन उसका कराएं, जलाएं उसको, तो हम लोगों को जो एनर्जी मिलेगी वो हम लोग सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ किया गया तो उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो ये मशीन सस्टेन नहीं कर पाई। जब सस्टेन नहीं कर पाई तो इसका जो पिस्टन वाला चैम्बर था ये फट गया। उस टाइम पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे, उनकी मौत भी हो गई थी यहीं पे। लेकिन फिर जाके 1820 में जब 1820 आए तो उस टाइम तक हम लोग एयर और हाइड्रोजन को मिक्स करके एक ऐसा हम लोगों ने डिज़ाइन बना था जिसमें हम लोग हाइड्रोजन और एयर को मिक्स करके कैसे यूज़ करना है वो सीख गए थे। तो 1820 में हम लोग इसको यूज़ में ले आए थे। ये सन थी 1820 जिस टाइम पे हम लोग इसको यूज़ में ले आए थे। लेकिन अभी सिर्फ इस पर और भी ज़्यादा रिसर्च चल रही थी, अभी इसको सेलिंग के पर्पज़ में नहीं लाया गया था। जब इस पर देख लिया गया वाल्व सही काम कर रहे हैं तो 1824 में इसको सेलिंग पर्पज़ के लिए लाया गया, उसको बेचा जाने लगा। 1820 में
हम लोगों ने हाइड्रोजन प्लस एयर को मिक्स करके इसका फ्यूल बनाया और उसको यूज़ हम लोगों ने करना सीख लिया। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको सेल नहीं करना स्टार्ट किया था। लेकिन जब कुछ टाइम बाद हमने और भी इस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए गए तो देखा गया कि हाँ अब ये चीज़ सही है। तो 1824 में हम लोगों ने इसकी सेलिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, जब सेलिंग स्टार्ट की तो इसका सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ किया था प्रिंटिंग प्रेस में। प्रिंटिंग प्रेस अमेरिका में बहुत तेज़ी से चली थी उस टाइम पे। अमेरिका में, ब्रिटेन में, इन सब जगहों पे प्रिंटिंग प्रेस काफ़ी अच्छे से चल रही थी। प्रिंटिंग प्रेस और वाटर पंप, मतलब पानी को ज़मीन से लिफ्ट करते थे बाहर निकालने के लिए, या फिर कहीं अदर चीज़ जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पानी को अगर सप्लाई करना है तो उसके थ्रू यूज़ करते थे। टरबाइन में भी हम लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। टरबाइन पता है, टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। हम लोग इसमें 1820 1824 इस टाइम पे हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल को क्यों यूज़ कर रहे थे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई भी क्रूड ऑयल जिसमें हम लोग पेट्रोल और डीजल को अलग करते हैं वो हम लोगों ने अभी तक नहीं ढूंढ पाया था। लेकिन आगे आने वाले टाइम में 24 के बाद जब हम लोग काफ़ी रिसर्च चल रही थी, हर जगह पे काफ़ी बहुत तेज़ी से रिसर्च चल रही थी, तो 1800, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ये वाली सन 1858 से 1859 मतलब 1858 से 1859 के बीच में ही हम लोगों ने अमेरिका के एक जगह थी पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे हम लोगों ने क्रूड ऑयल को फाउंड कर लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने यूएसए में ही क्रूड ऑयल फाउंड किया था। यहाँ पे हम लोगों को क्रूड ऑयल मिल गया था। अभी तक सऊदी अरब में या फिर कहीं पे और जगह पे क्रूड ऑयल नहीं मिला था। सऊदी अरब में तो बहुत टाइम बाद 1900 के आसपास, 1938 में, सऊदी अरब में तो 1938 के आसपास हम लोगों को क्रूड ऑयल मिला था। उससे पहले हम लोग अमेरिका में क्रूड ऑयल को फाउंड कर चुके थे, पेंसिल्वेनिया, आपको बता ही दिया। ये सन याद रखना, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर क्लासेस में जो क्विज़ हुआ करते हैं उनमें सब में पूछी जा सकती हैं कि क्रूड ऑयल कब फाउंड किया गया था। 1858 से 59 में। सऊदी अरब में लेकिन कब मिला? 1938 में। सच है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल है, लेकिन सबसे पहले फाउंड किया गया था अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, याद रखना। जब हम लोगों को क्रूड ऑयल मिल गया, इसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोगों ने समझ ली, तो अब आती है बात पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन कब सबसे पहले बनाया गया था? ये एक जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया था 1876। देखिए, जैसे हम लोगों को 1858 में पेट्रोल मिला, मतलब क्रूड ऑयल मिल गया था, उसी के बाद हम लोगों ने उसके फिल्टर प्रोसेस समझने के बाद हम लोगों ने एक इंजन बना दिया जो पेट्रोल पे काम करता था। क्योंकि हाइड्रोजन पावर को इतनी जल्दी हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अगर वो एक्सप्लोड कर गई तो शायद पूरा वाहन, जो पूरा व्हीकल होता है, वो उड़ा सकती है, तबाह कर सकती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है हाइड्रोजन फ्यूल में, जिसको हम लोग अब न्यूक्लियर पावर में भी यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने पेट्रोल पे एक इंजन बनाया जिसका नाम रखा गया था पेट्रोल इंजन। पेट्रोल पे इंजन बना, उसका नाम पेट्रोल इंजन रख दिया गया। ये बनाया किसने था? ये निकोलस अगस्त ऑटो, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, निकोलस अगस्त ऑटो, OTTO। ये जिस प्रिंसिपल पे परफॉर्म करता है उसको बोला जाता है ऑटो साइकिल। पेट्रोल इंजन जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको बोलते हैं ऑटो साइकिल। ये तो बात हो गई थी पेट्रोल इंजन के बारे में। और डीजल इंजन कब बना था आप लोग बताइए? डीजल इंजन चलो अभी बता रहे, 1890 में बनाया था रेडोल्फ डीजल ने। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रेडोल्फ डीजल। और जो फ्यूल था उसका नाम भी डीजल इसलिए रखा गया था क्योंकि इन्होंने ही शायद उसका इन्वेंशन किया था, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है। और डीजल इंजन कैसे वर्क करता है मैंने पूरी साइकिल समझा रखी है अपने एक वीडियो में, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रखा है। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि डीजल इंजन कैसे वर्क करता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया पेट्रोल इंजन कब बनाया गया था और डीजल इंजन कब बनाया गया था। लेकिन अभी इनको प्रॉपर व्हीकल में यूज़ नहीं किया जा रहा था। इनको अब 1900 के बाद जो भी मॉडिफिकेशन हुए हैं वो पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में ऐसे हुए हैं, जैसे इसको 2 स्ट्रोक था, ये भी 2 स्ट्रोक इंजन होता है,
फिर इसको 4 स्ट्रोक बनाया गया, ये भी 4 स्ट्रोक बनाया गया। सिलेंडर्स कितने होते हैं, सिलेंडर, इनमें सिलेंडर्स को मॉडिफाई किया गया कि कितने सिलेंडर में कैसी वर्किंग परफॉर्मेंस मिलेगी, कैसे इसमें फ्यूल को इंजेक्ट किया जाए, उसके टाइप को हम लोग अच्छे से मॉडिफाई करते चले गए, एडवांस करते चले गए। 2021 तक इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अभी तक तो पूरा ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है ना, इसमें हर चीज़ मैकेनिकली ऑपरेट की जा रही है। 2021-2020 तक इन लोगों ने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कैसे फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसे इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करता है, कैसे उसकी स्पीड को हम लोग मैनेज करते हैं सेंसर्स के थ्रू। मतलब जब स्पीड ज़्यादा होगी तो उसमें फ्यूल ज़्यादा सप्लाई किया जाएगा, उस टाइम पे हम लोगों को बिल्कुल झटके वगैरह ना मिले। इस वजह से इसको हम लोगों ने पूरा स्टेबलाइजेशन की इसकी परफॉर्मेंस देखते रहे, उसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया। आज की डेट में हम लोग सिर्फ बटन दबाते हैं, उसमें हम लोग किक भी नहीं मारनी पड़ती है, बटन दबाते हैं, एक बटन होती है उसको प्रेस करते हैं और इंजन स्टार्ट हो जाता है। अभी जो 1876 के टाइम पे होता था उसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी कि कैसे इंजन को हमें स्टार्ट करना, कैसे ऑपरेशन में लाना, कैसे वर्किंग परफॉर्मेंस उसकी शो करानी है। अभी तक के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कैसे कैसे उसमें टाइम के साथ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। लेकिन अगर इंटरनल कंबशन में जितने मॉडिफिकेशन किए गए, अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा तो हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है आधा से पौन घंटे तक का, कि कैसे उसमें सप्लाई किया जाता है फ्यूल, कैसे उसमें सप्लाई किया जाता है डीजल, कैसे उसमें जो भी शॉक्स होते थे उनको एब्जॉर्ब किया गया, ये सिलेंडर्स क्या होते हैं, पिस्टन कैसे वर्क करती है, इनको अगर मैं समझाऊंगा तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तब मैं बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी ज़्यादा इन पे रिसर्च करनी होती है, तब जाके एक वीडियो मैं बनाता हूँ। इंजन की तो हम लोगों ने बात कर ली, कैसे वो व्हीकल में लगा और कैसे व्हीकल रन करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक मैंने ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में नहीं बताया है, लेकिन जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ब्रेक्स वर्क करती हैं, कैसे ब्रेक्स ऑपरेट होती हैं, उसमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन आया। सबसे पहले लकड़ी की ब्रेक आती थी, आप लोग के सोच सकते हैं आज के टाइम पे जो रबड़ की जो डिस्क ब्रेक आती हैं, जो ABS सिस्टम आने लगा ब्रेक्स में, वो कितना ज़्यादा चेंज हो गया। पहले आती थी लकड़ी की ब्रेक, जो शूज़ होता है जैसा आपका, वैसा एक लकड़ी का शूज़ बना होता था जो पहिए के ऊपर प्रेस किया जाता था, तब जाके एक व्हीकल रुक पाता था। इतना ज़्यादा चीज़ों को चेंज किया गया है आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा एडवांस किया गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ब्रेकिंग सिस्टम पे, वो कैसे कैसे स्टार्ट हुई और आज के टाइम पे वो कितनी ज़्यादा एडवांस्ड है, मैं पूरा आपको ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ एक वीडियो लाता हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और प्लीज़ कमेंट करना कि किसने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया और किस सन में किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि शायद आप लोगों ने भी फिजिक्स की क्लासेस काफ़ी अच्छे से अटेंड की थी। फिलहाल देखते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं दिल से आपका थैंक यू बोल रहा हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना। जो आपको चीज़ समझ में आई हो, जो चीज़ ना समझ में आई हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो आप बता ज़रूर देना, पूछ ज़रूर लेना, कमेंट करना, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Thank you so much. Bye bye.